नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो DHFL के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस इक्विटी शेयर को लेकर है, कुछ FD होल्डर्स को लेकर है और कुछ लोग का ऐसा क्वेरी है जैसे बैंक्स में लोगों का पैसा नहीं डूबता लेकिन DHFL में कैसे किसी भी FD होल्डर्स का पैसा डूब सकता है। ये सब जानने के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि ये चैनल इनिशियल स्टेज में है और इसको ग्रो करने के लिए आप सभी का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के वीडियो को अपने सर्किल में शेयर करें ताकि इसके व्यूअर्स बढ़ सके और साथ ही सब्सक्राइबर बढ़ सके। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा इस चैनल को आप अपना खुद का ही समझे, इसलिए जब भी इच्छा हो अपना क्वेश्चन डालें और हर संभव मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। साथ ही अगर आप चाहें तो कुछ अच्छा डिटेल भी शेयर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं कि मैं जानता हूं, उसमें से कुछ चीजें अच्छी तरीके से आप जानते हो तो वो भी आप शेयर करिए ताकि मैं उसको और स्प्रेड करके लोगों तक पहुंचा सकूं। स्पेशली इस चैनल के लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी स्टार्ट कर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू इस चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा DHFL के इक्विटी शेयर्स को लेकर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि बहुत कंपनी पास्ट में इंसॉल्वेंसी केस में गई लेकिन उनका इक्विटी शेयर का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। इस सवाल के जवाब मैं कहना चाहूंगा पिरामल ग्रुप हो या ऑक्ट्री कैपिटल हो, जब इसका बीडिंग प्रोसेस चल रहा था तो ये दोनों बड़े शूटर अपने बीड में इक्विटी शेयर को लेकर कुछ भी जिक्र नहीं किया था और एक तरह से इक्विटी शेयर का वैल्यू उन्होंने जीरो मान रखा था। ऐसा कंडीशन में DHFL का शेयर का वैल्यू जीरो हो जाए फ्यूचर में ये संभव है और जैसा कि मैं एनालिस्ट का ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं वीडियो के माध्यम से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन DHFL के शेयर का वैल्यू जीरो ही होगा ऐसा 100% गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। अगर पिरामल ग्रुप जो DHFL को शायद एक्वायर कर सकता है, अगर इसके इक्विटी शेयर को ऑन करता है, फिर हो सकता है DHFL का इक्विटी शेयर कंटिन्यू रहे। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड पे नजर डालें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई कंपनी दिवालिया हुई है लेकिन उसके इक्विटी शेयर का वैल्यू जीरो नहीं होता, क्योंकि जो उसको एक्वायर करने वाली कंपनी है उस शेयर को बाई बैक कर लेती है और एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करके जितने भी शेयर मार्केट में पड़े रहते हैं उसको खरीद लेती है। पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ केसेस में ऐसे भी हुए कि जब भी कोई कंपनी दिवालिया हुई तो उसके एंटिटी को कंटिन्यू रखते हुए उसके इक्विटी शेयर को भी कंटिन्यू रखा गया। जबकि तीसरा एग्जांपल यह भी है कि बहुत बार दिवालिया होने वाली कंपनी का शेयर वैल्यू जीरो भी हो गया और उसके शेयर स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिए गए विदाउट एनी बाईबैक ऑफर के, क्योंकि दिवालिया हुई कंपनी को एक्वायर करने वाली नई कंपनी पहले ही अपने प्रपोजल में दे रखी थी कि इसका वैल्यू जीरो होगा और हम लोग इसको डीलिस्ट कर देंगे, साथ ही इस कंपनी को हम किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर देंगे। फिर ऐसे सिचुएशन में DHFL के शेयर का भी वैल्यू जीरो हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, 100% गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया तो ये सारे पॉसिबिलिटी को जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके चलना चाहिए। इन सारे पास्ट रिकॉर्ड का डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो पूरा डिटेल मैं शेयर करने लगूंगा तो एक पूरा वीडियो उस पर बन जाएगा और ये लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या DHFL फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है, और साथ ही कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं कि फ्यूचर का मल्टीबैगर है। मैं ऐसे इन्वेस्टर को सलाह दूंगा जब तक DHFL में स्टेबिलिटी ना आ जाए तब तक इसमें निवेश करने से बचे, और एक बार इसमें स्टेबिलिटी आ जाए तो आप फिर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं अगर इसके इक्विटी शेयर कंटिन्यू रहते हैं तो। जो लोग ऐसा बता रहे हैं DHFL का शेयर आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा और ये राइट टाइम है इसको बाई करने के लिए, जस्ट मैं उनके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा यस बैंक का। अगर आप जानते हो तो किसी जमाने में ये निफ्टी 50 की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन एक बार जब दिवालिया के कगार पे पहुंची और इसमें जब फ्रॉड की कहानी सामने आ गई उसके बाद से गवर्नमेंट हो या RBI हो इसको बचाने में लग गई और LIC जैसी बड़ी कंपनी ने भी इसमें अपना अच्छा खासा स्टेक खरीद लिया। फिर भी अगर इसके शेयर का रेट आप देखें तो फिलहाल 17 से 18 रुपया के बीच में चल रहा है और फिलहाल ये पेनी शेयर बन के रह गया है। अगर इसका हाईएस्ट प्राइस आप देखें तो 404 हुआ करता था। ये केवल 2017 की बात है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप रियलिटी चेक करें तो यस बैंक ऑलमोस्ट अपने ट्रैक पर आ चुका है, इसके बिजनेस भी अब ठीक ठाक होने लगे हैं, लेकिन इसके शेयर प्राइस में कोई बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसको भी मल्टीबैगर बनना होता तो निश्चित ही ये 17-18 रुपया में नहीं चल रहा होता, एटलीस्ट 80-90 रुपया पे चल रहा होता। क्योंकि अगर यस बैंक के रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट वगैरह देखें तो वहां पे ये कंपनी का बिजनेस ग्रो किया है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये शेयर 17, 18, 20 के आसपास ही चल रहा है। मैं यहाँ पर हर रिटेल इन्वेस्टर को कहना चाहूंगा कि हर किसी को रियलिटी
एलिजिबिलिटी चेक करते हुए चलना चाहिए। यस बैंक केवल सिंगल उदाहरण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर सबको हम लेने लगे तो निश्चित ये वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और वो पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब हम जान लेते हैं एफडी होल्डर्स को लेकर जो कुछ सवाल आ रहे हैं। एफडी के रिलेटेड सवाल आ रहे हैं कि अगर बैंक में किसी का पैसा 5 लाख तक सिक्योर है तो फिर डीएचएफएल में 5 लाख तक पेमेंट किसी को क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि डीएचएफएल एक एनबीएफसी कंपनी है, जबकि बैंक एक अलग एंटिटी हो जाती है और दोनों में माइनर ही सही लेकिन एक डिफरेंस होता है जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा पिरामल इंटरप्राइज डीएचएफएल को इतनी आसानी से एक्वायर कर लेगा या जो रिजोल्यूशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ और अप्रूव किया गया सीओसी द्वारा ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इतना भी आसान नहीं दिखता, क्योंकि 400 से ज्यादा पिटीशंस पड़ चुके हैं कोर्ट में जो कि एफडी होल्डर्स हैं और इनका डिमांड ये है कि जितने भी एफडी होल्डर्स हैं उनको 100% पेमेंट दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे एनसीडी होल्डर्स भी अपना केस फाइल कर रहे हैं एनसीएलटी कोर्ट में। तो देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत सारे पिटीशंस पड़ चुके हैं और शायद आने वाले टाइम में और पिटीशन ज्यादा पड़ जाए, और जब तक इन पिटीशंस पे एनसीएलटी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट किया गया और अप्रूव किया गया सीओसी द्वारा ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएगा। किसी भी एफडी होल्डर को 5 लाख रुपया नहीं मिल रहा है डीएचएफएल से, उसका बेसिक कारण है कि बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफरेंस है। और जब आप पैसा डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में तो वहां पे 5 लाख तक रुपया का आपका इंश्योरेंस दिया जाता है और ये इंश्योरेंस का पेमेंट आपसे नहीं बैंक द्वारा किया जाता है। ये रूल 2020 में ही अप्लाई हुआ है, क्योंकि 2020 के बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया और साथ ही इसको रूल बना दिया कि अगर किसी डिपॉजिटर का पैसा डूबता है किसी बैंक में और उसका अमाउंट अगर 5 लाख तक है तो उसको 100% पेमेंट किया जाएगा, और अगर इसके ऊपर भी कोई एफडी हो या सेविंग के माध्यम से अपना पैसा डिपॉजिट करता है तो 5 लाख रुपया ही उसको दिया जाएगा। पहले के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले 1 लाख रुपया लिमिट था, लेकिन पहले और अब के रूल में डिफरेंस ये है कि पहले अगर आप सपोज 10 बैंक में 1-1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको 10 लाख रुपया मिलता, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप जितने भी बैंक में पैसा जमा करिए एक पैन कार्ड से मात्र आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। डीएचएफएल के केस में ये 5 लाख रुपया आपका इंश्योर नहीं रहता है, क्योंकि ये रूल केवल बैंक्स में अप्लाई होते हैं ना कि एनबीएफसी में, और डीएचएफएल एक एनबीएफसी कंपनी है। डीएचएफएल में किसी भी एफडी होल्डर्स को 100% पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये बैंकिंग रूल अप्लाई तो होता ही नहीं, और बीडीएस ने जो भी प्रपोजल दे रखा है और सीओसी द्वारा जो भी अप्रूव किया जाएगा इसलिए उनको उतना ही पेमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर रूल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जो भी एफडी होल्डर्स है वो नॉन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिस्ट में आते हैं, जबकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का फर्स्ट राइट होता है अगर कोई दिवालिया हुई कंपनी को सेल आउट किया जाता है या रिजोल्यूशन प्लान के थ्रू उसको बेचा जाता है। नॉन सिक्योर्ड और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तीसरा कारण है 60 साल के इतिहास में हम देख सकते हैं जब भी कोई कमर्शियल बैंक डूबने लगता है, दिवालिया होता है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट हो या आरबीआई हो या इसके मशीनरीज हो आगे आ जाते हैं और फाइनली उस कमर्शियल बैंक्स को सेव कर लेते हैं। इसलिए 60 साल के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी एफडी होल्डर्स का पैसा किसी भी बैंक में डूबा। किसी भी एफडी होल्डर्स का बैंक में पैसा नहीं डूबा। रिसेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं यस बैंक हो या लक्ष्मी निवास बैंक, भले ही ये बैंक दिवालिया हो गए और लक्ष्मी निवास बैंक का किसी और बैंक में मर्जर भी कर दिया गया, लेकिन जितने भी इसके एफडी होल्डर्स हैं उनका पेमेंट नहीं फंसा और देर सवेर उनको 100% उनका पेमेंट मिल गया। अगर और पुराने रिकॉर्ड में हम जाए तो यहाँ पे हम एग्जांपल ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ले सकते हैं जहां पे एफडी होल्डर्स का पैसा बिल्कुल नहीं डूबा था। जबकि डीएचएफएल के केस को अगर हम देखें तो एनबीएफसी से आने वाली ये पहली कंपनी है जो दिवालिया हुई है और इसको लेकर कोई रूल एंड रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं है और ना ही आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप लिया जा रहा है कि एफडी होल्डर्स के पैसे को कैसे 100% रिटर्न किया जाए। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे पिटीशन फाइल हो रहे हैं एनसीएलटी कोर्ट में, चाहे एनसीडी होल्डर्स हो या एफडी होल्डर्स द्वारा। आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि एनसीएलटी इसके बारे में क्या डिसाइड करता है, आरबीआई का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है और एफडी होल्डर्स को फाइनली कितना पेमेंट मिलेगा। ये पिक्चर तभी क्लियर हो पाएगी जब एनसीएलटी कोर्ट में इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी और इसके बारे में कोई कंक्रीट रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए ये कहना मुश्किल है कि जितने भी एफडी होल्डर्स हैं जिनका पेमेंट 2 लाख से ऊपर है उनको 100% मिल पाएगा कि नहीं। जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके बारे में निश्चित ही वो डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, साथ ही अपने सर्किल में शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।